नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब मुमताज़ मैशदान हैं और उनसे हम रहनुमाई लेंगे मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहले तो मैं ये आता हूँ कि गुड न्यूज़ रेयरली आती है मगर आई है कि PIA को लैंडिंग राइट्स मिल गए हैं और एक बयान हमारे साबका वज़ीर हवाबाजी ने गालबन दिया था जो ग़ुलाम सरवर साहब ने। डू यू थिंक हाउ मच लॉस इट इनकर्ड और हमें क्या हुआ और ये अब कितना गुड ओमन है हमारे लिए? आपको पता है कि जब PIA के लैंडिंग राइट्स UK के ख़त्म हुए तो हम मैनचेस्टर, लंदन और यूरोप के कई डेस्टिनेशंस जो हैं वहाँ से विड्रॉ हुए। मिलान, पेरिस, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन सारी जगह जा रहे थे। आई थिंक इवन न्यूयॉर्क की फ़्लाइट जो है वो भी विड्रॉ हो गई। तकरीबन जो एस्टिमेट्स हैं 50 अरब रुपए से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो रहा था। 5 साल हो गए इस बात को। 200 से 250 से 300 अरब रुपए का जो टोटल लॉस है वो PIA ने लिया इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू दैट वी कुड हैव अर्न्ड। और जो रेप्यूटेशनल लॉस है वो इसके अलावा है। और जो PIA की लास्ट प्राइवेटाइजेशन एक तरह से थ्रू नहीं हुई और बिडर्स नहीं आए। सर कैन यू रिपीट द लॉस वंस अगेन फॉर दी क्योंकि टू एम्फसाइज इट कितना लॉस आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब? 50 अरब रुपए से 70 अरब रुपए पर ईयर का लॉस है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द नंबर ऑफ ईयर्स। 4-5 साल से ये रूट्स बंद हैं तो ये कहीं 200 से 300 अरब रुपए का जो नुकसान है वो कौमी एयरलाइन को। ये तो बहुत बड़ा लॉस जो है वो आप बता रहे हैं, तो इस एक बयान से इतना बड़ा लॉस होना, क्या इसको सियासी बयान ही के तौर पर लिया जाए या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था? देखें किसी की जो क्यों ये बयान आया ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर लेट से कुछ मुहर्रकात ऐसे थे जहाँ पे 10-12 लाइसेंसेस या ज़्यादा जो थे वो प्रॉब्लमेटिक हों, हमेशा हमें इन चीज़ों के आई वर्क विद द गवर्नमेंट फॉर ओवर अ डेकेड। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी मैंने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द इंफॉर्मेशन जो आप पब्लिक करते हैं, आप उसको इंटरनली हैंडल करते हैं ताकि आपका जो रेप्यूटेशनल लॉस है और जो आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब ना हो। मैं सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है और मैं बड़ा पैशनेट हूँ PIA के बारे में बिकॉज मैंने कई दफ़ा इसको रीस्ट्रक्चर किया है। मैं एक और रहनुमाई चाहता हूँ आपसे, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जब हमने ये फ़िज़ाई रूट्स जिसे अमेरिकन इंग्लिश में राउट्स कहते हैं उसके राइट्स हमने बेचे, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्यूमुलेटिव लॉस और विच आई थिंक was fundamental to the destruction of this concern? देखिए ये जो हमारे पास मेरा ख्याल है कि ओवर 90 इंटरनेशनल मिलाकर जो रूट्स हैं वो लैंडिंग राइट्स हैं PIA के पास। PIA की जो वैल्यू है ना, अगर PIA ने बिकना है, 20 एयरक्राफ्ट्स की एयरलाइन रह गई है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हमने एयरलाइन को बहुत अच्छा मैनेज किया है। 20-22 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं, 24 साल का उनका जिसे कहेंगे पुरानी है। आप सोचें काजी भाई आपने 24 साल पुरानी गाड़ी रखी हो, गैस गजलर ही होगी ना, बार बार वर्कशॉप ही जा रही होगी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ओपन स्काई पॉलिसी थी उसने बिठाया हमें सारी हमारी PIA को। जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। एक तो ऑपरेशनली हमने ठीक नहीं हैंडल किया, फिर इस तरह की चीज़ें हुई, और दूसरी बात यह कि जो हमारी ओपन स्काई पॉलिसीज थी उसने इतने ज़्यादा रूट्स जो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को दिए जो कि यहाँ से पैसेंजर सस्ता उठा रही थी बट असल डेस्टिनेशन तो उनकी यूरोप एंड बियॉन्ड थी। सो ऑब्वियसली ये एविएशन पॉलिसी साजी का बेहतर होना, पाकिस्तान की एविएशन पॉलिसी का बेहतर होना PIA को ठीक करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आज भी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उस तरह की ओपन स्काई पॉलिसीज ने हर्ट किया है नेशनल कैरियर को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्रोटेक्टेड रखते, पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि जिस तरह के राइट्स रेसिप्रोकल बेसिस पे हमें देने चाहिए थे शायद हम उससे आगे बढ़ गए। इससे बात क्या सामने आती है? ऑपरेशंस, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी साजी, ये तीन चीजें हैं जो ये गुड न्यूज जो है इससे अगर हम 75 अरब रुपया कमाएंगे, हमारी PIA कमाएगी, तो फिर उसको बेचने का क्या जवाब है? फिर तो मुनाफा बख्श PIA बन जाएगी, तो उसको होना चाहिए, निजकारी नहीं होनी चाहिए। हर सूरत में होनी चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं है। ना आप C-suites, CTO, CFO, CEO अपॉइंट कर सकते हैं व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट, ना आप के बोर्ड मेंबर्स, आप मुझे भी बोर्ड में पे ले आए, मेरा 1 टका अगर नहीं लगा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में,
तो मैं कभी भी वो रोल प्ले नहीं करूंगा और मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डरता ही रहूंगा डिसीजन मेकिंग में। सो प्लीज बिल्कुल ना सोचिए। मैं एक मिसाल देता हूं, 4 और एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं रूट्स पे ऑपरेट करती हैं, कम फ्लीट से ऑपरेट करती हैं, कम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ऑपरेट करती हैं, चारों प्रॉफिटेबल हैं और टैक्स भी दे रही हैं। पीआईए हैज बीन दी ओनली एयरलाइन। 835 अरब रुपया, लेट मी रिपीट दैट फिगर फॉर यू, 835 अरब रुपए की लोन्स एंड लाइबिलिटीज खड़ी थी। मेरा ख्याल है 800 के करीब उठाई है उस पे बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए कि ये बिग डॉक्टर साहब एक बात मैं और पूछना चाहता हूं। जो सरकारी अदारे हैं वो 5,900 अरब रुपए का नुकसान करते हैं, फिर भी हमें इसका कोई एहसास नहीं होता। एक और नुकसान हुआ है अवाम का, जो कि नुकसान होता आ रहा है, वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर जो है वो लेवी भी लगा दिया गया है, कार्बन लेवी, और मार्जिन भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो डॉक्टर साहब, अगर इसी तरह मामला रहा तो एक महीने में ये तो 300 पे चला जाएगा। शायद भाई, जो आपने पहली रिपोर्ट का जिक्र किया, यानी कि 21 अरब डॉलर, 5,900 अरब रुपए के करीब एक्यूमुलेटेड लॉस है 15 एंटिटीज का। 15 एंटिटीज जो स्टेट में है। आप कह रहे थे ना स्टेट में रखें, ये रख के यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बड़ी काजी भाई, दिस रिपोर्ट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड द रीजन इज 2013-14 में जब पहली रिपोर्ट शाया हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, मैं उसका ऑथर था। 15, 16, 17, 18, 19 में जब तक सरकार में रहा, मैं तवातर से ये रिपोर्ट लिखता था। 200 अरब का लॉस था पहली जब रिपोर्ट लिखी थी। आज ये जो शाहिद साहब ने बताया, मैं माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब, 1 मिनट रोकूंगा। देखें मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक तो मेरा सवाल ये है कि एमिरेट्स जो है वो सरकार के पास है, और मैं आई पर्सनली प्रीफर टू फ्लाई थ्रू दैट, नंबर 1। नंबर 2, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस सेक्टर को हमने डीरेगुलराइज किया, बिजली हशर देख लें, अपना शुगर उसका हशर देख लें, जिस चीज़ को हमने डीरेगुलराइज किया वो वहाँ पे कार्टेल बन गया, माफिया बन गया, और आज पूरी रियासत, यानी पार्लिमान भी उनके पास है, सेनेट भी उनके पास है, सरकार भी उनके पास है, और इस मुल्क के तमाम ज़राए पैदावार भी उनके पास हैं, और वो रोज़ बिजली की कीमत भी बढ़ा देते हैं और रोज़ पेट्रोल की भी। इस पे भी योर कमेंट। तो पहले तो मैं आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमिरेट्स यानी कि यूएई के पास कई अदारे हैं जो सरकार में चलते हैं। मैं साथ चाइना की भी मिसाल दे देता हूं। लोग कहते हैं कि यार स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तो चाइना में भी हैं और यूएई में भी हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक कर दी है। सो उन्होंने अपनी स्टेट एंटिटीज जो हैं या एंटरप्राइजेस जो हैं, उनको एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, कंपेटिटिव बिहेवियर में चलने दिया है। उन्होंने अपने सीईओज जो हैं इन सब अदारों के इंपोर्ट किए, बाहर से भी लाए, कंपेटिटिव बिहेवियर में लाए। हम ये करने में कामयाब नहीं हुए और ना कभी होंगे, बिकॉज पाकिस्तान होंगे क्यों नहीं? डॉक्टर साहब मायूस क्यों हैं आप? यानी होंगे भी नहीं। आर यू सो मच, यू थिंक दिस रूलिंग एलिट इज सो होपलेस? नो, आई थिंक कि ये हम सरकार में एम्बियंस बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जितनी इंटरफेरेंस आ रही होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं इस गवर्नमेंट की, फ्रॉम द अथॉरिटीज इटसेल्फ, और ऑपरेशंस जिस तरह स्लो पिच पे चल रहे होते हैं। आपका ख्याल है कि कोई सरकारी अदारे का सीईओ बैठा ये सोच रहा है कि मैंने काजी साहब के लिए एफिशिएंसी किस तरह बढ़ानी है, या मैंने उनकी सर्विस डिलीवरी किस तरह बेहतर करनी है, या मेरा ये काम है कि शेयर होल्डर जो प्रॉफिट है वो किस तरह बढ़ाना है? ये सोच ही नहीं होती। हम वो लोग ला ही नहीं सकते। और अगर आप मुझे लाकर 1 करोड़ की सैलरी देना शुरू करेंगे तो यही बात जो है वो आपके सामने रखूंगा। हमने बात की थी इदारों के नुकसान की, अभी उससे पहले मैंने सवाल किया, और इस जो इदारे नुकसान करते हैं इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो करप्शन का होता है और नाहली का होता है। अब करप्शन के खिलाफ जो है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। आज केपीके में भी बड़ा नैब ने ऑपरेशन किया, बड़ी जायदादें जो है वो जब्त की। आप क्या समझते हैं कि अगर करप्शन का एलिमेंट खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान में कितनी दौलत जो है वो आ सकती है? देखिए, अगर अच्छी गवर्नेंस हर एरिया में, रेगुलेटरी
पॉलिसी साजी में, यानी कि मिनिस्ट्रीज में ऐसे लोग हों जो बहुत अच्छी पॉलिसी तवातर से दे रहे हों और लॉन्ग टर्म दे रहे हों, और ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के पास हों। काजी साहब ने कहा कि इस वक्त ये जो दोनों सेक्टर है ना काजी साहब, जिनका आपने जिक्र किया, शुगर भी और एनर्जी भी, ये दोनों डीरेगुलेट नहीं हुए। मैं आपको डीरेगुलेटेड 2 सेक्टर्स पाकिस्तान के बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कि आप उनसे खुश हैं कि नहीं। टेलीकॉम सेक्टर, जिसपे आप देखिए कि कितना कंपटीशन है, और आप हमेशा अपने दूसरे लोगों को, मैं यकीन से कहता हूं, कैमरामैन को कह रहे होते होंगे कि यार फोन तो नीचे रखो, मेरी बात सुनो। ये डीरेगुलेटेड सेक्टर है, प्राइवेटाइज सेक्टर है, सरकार का कोई लेन देन नहीं है। आप देखिए कीमतें भी नीचे आई हैं, एफिशिएंसी भी नीचे आई है। नंबर 2, नहीं डॉक्टर साहब यहाँ मैं रोकूंगा आपको, ये बात भी मेरे दिल के बड़े करीब है। पीटीसी आखिरी प्रॉफिट 78 बिलियन उसने पोस्ट किया था, 2 साल पहले 8 बिलियन का प्रॉफिट उसने दिया है पीटीसी ने, और वो भी उसके असा से बेच के तारे निकाल के बीच में तांबे की। मतलब ये भी मैं और एशिया में हम दूसरे नंबर पे थे, हमारे कॉलेजेस थे, वी यूज्ड टू टेल एशिया व्हाट टेलीफोन इज। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो वापडा की आप बात कर रहे हैं, वापडा ने प्राइवेटाइज होने से पहले $23 बिलियन के प्रोजेक्ट किए, कास्ट ओवररन नहीं हुई, वक्त पे हुए, इस तरह की वारदात नहीं थी जिस तरह से यहाँ हुई। तो प्राइवेटाइज तो किए हमने 93 में, 2002 में, 2016 में, और आज भुगत रहे हैं 16 घंटे की लोड शेडिंग और ट्रिपल बिल। दुरुस्त, हमने क्या किया कि ये थी एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड्स जो हमारे डिस्कोज आज कहलाते हैं, फिर इनको हमने कॉर्पोरेटाइज किया, हमने प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने इनको कॉर्पोरेट, यानी कि हमने इनको कॉर्पोरेट एंटिटीज अंडर द कॉर्पोरेट लॉ जरूर बनाया है। उसका आखिरी जो मुहिम थी वो ये थी कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे, प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अभी पब्लिक सेक्टर ओनरशिप में है पर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंडर चल रहे हैं। ये तजर्बा भी कामयाब नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, बोर्ड्स और सीईओज ये दोनों जब तक प्राइवेट कमर्शियल ओरिएंटेशन के नहीं होंगे और इनका पैसा प्रॉफिटेबल होना इनके। अच्छा डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, सादा सवाल, मैं ज्यादा बात कर रहा हूं, मैं सादा सवाल डॉक्टर इकरामुल हक को कोट करता हूं और साथ प्लेटो को कोट करता हूं कि जब करप्ट बिजनेसमैन उनको आप पॉलिटिकल पावर दे देते हैं, तो ये इस पे डॉक्टर इकराम तो एग्री करते हैं, आप जैसा मोतबर नाम है वो भी। डोंट यू थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजन बिकॉज दोज पीपल हु वर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट वर आल्सो supposedly not very fair or upright businessmen? देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल चेंज मुल्क में आए, तो वो लोग जो कि स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जैसे भी हैं, उनको मेन स्ट्रीम के धारे में आना पड़ेगा टू डू दिस काइंड ऑफ जिस तरह हम आपसे एडवोकेसी का काम करते हैं कि हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकें जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, हम क्रिटिकली अपना व्यू दे सकें। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उस तरह से शायद जो करप्शन ओवरऑल है मुल्क में उसको डैम्पन नहीं कर सकी, पर इसका एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम कभी भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं ठीक करते। मैं एक मिसाल देता हूं, हम पीनट्स की तनख्वाह देंगे, अरबों के फैसले कराएंगे पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल से, पीनट्स की तनख्वाह देंगे और बाद में ये इमेजिन करेंगे कि वो करप्ट ना हो। ऐसा भी नहीं होना। मुझे कभी भी करप्शन की क्यों उम्मीद नहीं अपने से, वो इसलिए कि आई हैव ऑलवेज अर्न्ड अ गुड सैलरी and I 100% agree with you. When state is unable to pay to its functionaries, तो ज़ाहिर ये होता है। मगर डॉक्टर खाकान नजीब साहब, it is always a great pleasure to have discussions with you.